हाँ जी, हम पढ़ रहे थे आरपीसी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड मैथ्स के लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अब तक हमने लिमिट पढ़ लिया, फंक्शंस पढ़ लिए, कॉन्टिन्यूटी पढ़ ली और डिफरेंशियबिलिटी पढ़ ली। उन पर जो नए नए क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी कवर कर लिए। जो पुराने क्वेश्चंस बन रहे थे उनके यूनिक तरीके से कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी से, वो तरीके सीखे। और आज जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, सेकंड कह सकते हैं, कन्फर्मल मैपिंग एक और है, एनालिटिक फंक्शन है ना, विश्लेषिक फलन। इसके ऊपर क्या थ्योरी से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या पुराने क्वेश्चंस बने हैं। एनालिटिक फंक्शन की क्लास लगभग 2 क्लास में आएगी है ना, एक में पूरा नहीं हो पाएगा। इस क्लास में अपन थ्योरी प्लस कुछ क्वेश्चंस है ना, और अगली क्लास में फिर कुछ थ्योरी का पार्ट और फिर और क्वेश्चंस, 2 पार्ट में एनालिटिक फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और ये पढ़ने के बाद गारंटी है कि हर एक जो एनालिटिक फंक्शन पर क्वेश्चन पूछा गया है तुम उसको अलग नजरों से देखोगे। बाकी जो देखते हैं ना, अभी तक यही होता आ रहा है कि क्वेश्चन करने के बाद लग रहा है अरे यार ये तो इतने तरीके से हो रहा है, आसान तरीके से हो रहा है। तो सेम काम हम वही करने वाले हैं यहाँ पर भी एनालिटिक फंक्शन में। आप देखोगे कि हम कुछ कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ऐसे निकालेंगे ना, मतलब अधिकतर के, कि मजा आ जाएगा है ना। और तुमको अपने आप, मुझे लगता है अब शायद लोगों को अपने जो ग्रेजुएशन है ना उसमें इंटरेस्ट आने लगा होगा, और बिल्कुल आएगा, क्योंकि हम तरीके ही अलग ला रहे हैं। जो ट्रेडिशन तरीके से उनसे हटके जो कोई नहीं सोच रहा, हम वो लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है, उन सारी चीजों के ऊपर देखना। एफ ऑफ जेड इज रेगुलर एवरीवेयर है ना, रेगुलर एवरीवेयर, ऊपर एनालिटिक फंक्शन विश्लेषिक फलन ही लिखा है, रेगुलर एवरीवेयर है। अब रेगुलर का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। सिंपल सी बात, याद रखने वाली बात, कोई पॉइंट रेगुलर पॉइंट होगा है ना, इसका मतलब समझना, कोई पॉइंट रेगुलर पॉइंट होगा यदि उस पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक ऐसे रेडियस का सर्कल बना पाऊं जिसके अंदर के सभी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, तो पॉइंट रेगुलर होता है। तो रेगुलर, वापस सुनना, लिख लेना, लिख रहे हो तो, मेरे पास यहां जगह नहीं बची थी। तो क्या कह रहे हैं, रेगुलर कब होगा, जेड नॉट रेगुलर पॉइंट होगा यदि जेड नॉट को सेंटर मानते हुए किसी रेडियस आर रेडियस का एक ऐसा सर्कल बनाया जाए जिसके अंदर फंक्शन थ्रू आउट डिफरेंशिएबल हो अंदर के सभी पॉइंट पर, तो पॉइंट रेगुलर पॉइंट होता है। तो फंक्शन एनालिटिक कब होगा, अपने डोमेन का हर एक पॉइंट रेगुलर हो, मतलब हर एक पॉइंट को सेंटर बनाए और उसके अंदर के सभी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो जाए। तो इसी से कुछ चीजें निकल के आ रही है। पहली, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो एनालिटिक नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएबल होना चाहिए। दूसरा, किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, उसके अलावा कहीं नहीं है, तो वो एनालिटिक हो सकता है क्या। इस डेफिनेशन से क्या कहेंगे कि भाई एनालिटिक होने के लिए उस पॉइंट को सेंटर मानते हुए कम से कम किसी न किसी रेडियस का एक सर्कल ऐसा मिले जिसके अंदर के सभी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। तो यहां से 2 चीजें निकल के आ रही है हमारी नोट करने वाली, जो अब अपन यहां ही करेंगे। क्या, पहला कि जो है हमारे पास यहां पर कि डिफरेंशिएबल है ना, नहीं है तो एनालिटिक नहीं होगा, पहली चीज नोट करने वाली है ना। क्या कह रहे हैं कि डिफरेंशिएबल नॉट है ना, नहीं तो एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा मैं कह दूं एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, जैसे यहां डिफरेंशिएबल है ना, ये डोमेन के इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। हम क्या कह रहे हैं एनालिटिक होने के लिए कि इसको सेंटर मानते हुए किसी न किसी रेडियस का एक सर्कल बने जिसके अंदर के सभी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो, मतलब सर्कल के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे। तो अगर कोई फंक्शन फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल है तो वो एनालिटिक नहीं होगा। तो क्या कहेंगे, सेकेंड है ना, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो एनालिटिक नहीं होगा, है ना। जैसे अपना
वो कल वाला फंक्शन था ना जेड स्क्वायर जेड बार, है ना, लास्ट क्लास वाला एक क्वेश्चन था जेड स्क्वायर जेड बार, क्या वो हमारा एनालिटिक है जेड इक्वल टू 0 पर? वो तो ओनली डिफरेंशिएबल है जेड इक्वल टू 0 पर और कहीं नहीं है। इसका मतलब अब वो हमारे पास क्या नहीं हो सकता, वो एनालिटिक नहीं हो सकता क्योंकि एक ही पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। कंफर्म? अगर इनफाइनाइट में भी ऐसा है कि जैसे इनफाइनाइट पॉइंट एन पाई है, जैसे कोई फंक्शन एन पाई पर डिफरेंशिएबल है तो पाई पर है 2 पाई पर, अब पाई को सेंटर मानते हुए क्या मैं सर्कल बना पाऊं जिसके अंदर सभी पॉइंट जो हैं वहां पर डिफरेंशिएबल हो? नहीं है ना। तो इसका मतलब जो ऐसे दूर दूर हैं, आइसोलेटेड पॉइंट हैं, आइसोलेटेड कहने से बचना चाह रहा था मैं कि, है ना, जो दूर दूर पॉइंट है और इनफाइनाइट भी है भले, वहां पर भी वो एनालिटिक नहीं होगा। मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे कभी पता नहीं कब कौन सा ऑप्शन डिस्कार्ड कर दे ये चीजें, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन वही है जो डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए थी। आवश्यक प्रतिबंध डोमेन डी पर अगर एनालिटिक है तो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और संतुष्ट करेगा। सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि भाई ऐसा कुछ हो जाए तो एनालिटिक हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो, कॉन्टिन्यूअस हो और सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अपने को बस ये एग्जाम में कहीं आ जाए ध्यान रखना, बाकी अपना काम जो मैंने बताया वहीं से करना है, वहीं से ऑप्शंस डिस्कार्ड होंगे, ठीक है। चलिए आगे वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन तो वो की हुई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट अगला, ठीक है। अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले हमने फंक्शंस पढ़े थे, देखो पहले वाली क्लास में, वहां से फिर से याद दिलाता हूं। अपने फंक्शन सब जगह एनालिटिक होंगे, अपने जो फंक्शन है सब जगह। दूसरा HZ, जहां पे अपॉन में 0 हो रहा है उसके अलावा सब जगह डिफरेंशिएबल होंगे, सॉरी एनालिटिक होंगे, ठीक। KZ, जो मैंने बताया था ना हमारा KZ, ये हमारा FIHZ ऐसे टाइप का हो, e⁻1/z, तो यहां अपॉन में जहां 0 होगा उनके अलावा हर जगह एनालिटिक होंगे। बस इतनी सी बात है, अपने को आ गया समझ में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आप वैसे लिख लेना कि भाई पहला पॉइंट लगा के अपने फंक्शन सब जगह एनालिटिक होंगे। अब सर अपने फंक्शन क्या है, तो जिन्होंने क्लास नहीं देखी हुई पुरानी वो जाके देखिए, सबको पता चल जाएगा अपने फंक्शन कौन कौन से थे। पॉलिनोमियल था sin z cos z e⁻z टाइप से। दूसरा वहां पर उनका आपस में, है ना, सम करना, कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखना, माइनस करना, फिर आपस में फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन, फिर FIZ अपॉन e⁻ में कुछ आ जाए, फंक्शन अपना ही आ जाए, तो ये हमारे क्या बन रहे थे, अपने फंक्शंस बन रहे थे, ठीक है। चलिए अब मैं आगे आ जाता हूं, नोट 1 में आ जाता हूं, जो मैंने यहां लिख रखा, बहुत काम का है, बहुत काम का है और इस पर एग्जाम में क्वेश्चंस बनते ही रहते हैं। गिने चुने 3 क्वेश्चंस हैं, 2 तो बनते रहते हैं, एक अभी तक नहीं पूछा तो वो इस बार पूछा जा सकता है, मैं लेके आया हूं उसको, ठीक है। 2 क्वेश्चंस तो ऐसे तुम खुद कहोगे हाँ अभी हम उनको दिखेंगे, एक क्वेश्चन ये वाला, एक ये एग्जाम में हर बार दिखता है, अपन इसी से करेंगे, ठीक है। थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्या करा है। कोई W = f(z) है ना, कोई W = f(z) का इनवर्स फंक्शन, है ना, का इनवर्स फंक्शन z = FW, W = f(z), W = f(z) मतलब भाई हमारे पास f(z) में जो भी आएगा x और y का फंक्शन आएगा, रियल पार्ट को u लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट को v लिखेंगे, x और y के फंक्शन चल रहे होंगे कुल मिलाकर। इनवर्स फंक्शन z = f(w), z में क्या होता है x + i, तो मतलब यहां पर x का कोई w, f(w) है ना, मतलब w किसका फंक्शन है, u और v का, तो यहां पर u और v में कोई रिलेशन हो तो W = f(z), फिर से ध्यान से पढ़ना, W = f(z) एनालिटिक नहीं होगा। कहां एनालिटिक नहीं होगा, जहां जहां dFW/dW या dZ/dW = 0, जहां जहां dZ/dW 0 हो रहा होगा वहां वहां, है ना, हमारे पास ये जो है W = f(z), सॉरी, है ना, ये एनालिटिक नहीं होगा। कहां, जहां जहां dZ/dW = 0। अब ये कहां से आया, कैसे आया, वो हमारे काम का नहीं है, है ना, हमको उसमें समय खराब नहीं करना है,
बस ये नंबर लाने के तरीके होते हैं। हम बिना फालतू ऐसे ये कौन सा आया, अरे अपन को अभी इसमें ना बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना होता है, बस जबरदस्ती प्रूफ में नहीं फंसना होता है। हाँ ठीक है, जहां से भी आया यहां से क्वेश्चन बन रहा ना, याद कर लूंगा, इतनी सी बात है। जीके भी याद करते हैं ना, जीके में भी चीजें याद करते नहीं, जो है मान लिया, किसने क्या किया, सो जो किया मानते हैं ना, बस वही कि अपने को यहां पर कई बार हम उलझ जाते हैं, इसलिए बता रहा हूं कि नहीं यार इसका प्रूफ देख लेता हूं, कहां से आया देखे, मैथ्स वालों की आदत होती है ये। तो हमको उस चीज से बचना है ना, अपना समय बचाना है। भाई यहां से फॉर्मूला है, यहां से क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला याद करो, खत्म। फॉर्मूले को ढंग से समझो, 2 बार इसको पढ़ने पे ध्यान दो। क्या कह रहा है, W इक्वल टू एफ ऑफ जेड, स्मॉल एफ ऑफ जेड, और यहां Z इक्वल टू एफ ऑफ W। किसको एनालिटिक नहीं होगा, ये फंक्शन कहां नहीं होगा, जहां इसका जो है W के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0। अब हम क्या है, ये जो W इक्वल टू एफ ऑफ जेड है उसका मैं dW बाई dz या फिर df है ना बाई dz हम क्या लिखते हैं, डेल एफ अपॉन डेल एक्स ही तो लिखते हैं, लास्ट वाली क्लास में देखा था ना। तो यहां z में x और y का फंक्शन है, तो यहां w है, तो किससे लिखेंगे, डेल यू। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है, dz बाई dw किसके बराबर है, डेल z बाई डेल यू के। दूसरा एक फिर वही हमारा एक और था ना यार, y में था ना माइनस आयोटा डेल एफ अपॉन डेल वाई, ऐसे कुछ था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा अभी, है ना, तुम देखना, तो वहां पर भी बना के देखना इसका, ठीक है। हाँ तुमको वो याद भी रखना है ना, मुझे अब याद रखने की जरूरत नहीं है, मेरा काम तो हो गया है ना, तुम्हारा काम भी हो जाएगा, है ना? क्या है, मोटी बात नहीं है, बस चीजें ढंग से पढ़ो, है ना। तो dz बाई dw निकालने के लिए ये जो z इक्वल टू एफ ऑफ w है उसका u के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करके 0 कर देना है। आया समझ में, क्या कह रहे हैं, dz बाई dw निकालने के लिए z का u के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करके उसको 0 के इक्वल कर देना। कई बार वो काम नहीं होता है, कुछ और करना होता है, वो अपन देखेंगे कि dz बाई dw पहले निकालना पड़ता है फिर सारा काम होता है, ठीक है। चलिए मिलने थॉमसन मेथड, देखो मैं बता रहा हूं सिर्फ ये मिलने थॉमसन होता है, मैं क्वेश्चन इससे एक नहीं करूंगा, क्यों नहीं भाई, सिंपल कि भाई ये तो मेथड होता है, ये तुमको याद रखना है, याद भी कैसे रखना वो मैं भी बता रहा हूं, है ना। देखो एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन फाइव 1 जेड कोमा 0 माइनस आयोटा फाइव 2 जेड कोमा 0 डी जेड प्लस सी। अब हमारे पास जो एफ डे जेड था वो था डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल v बाई डेल वाई। सी आर इक्वेशन से मैं इसको माइनस आयोटा डेल u बाई, नहीं यहां x ही आएगा ना, ठीक है, डेल u बाई डेल y कर दूं, है ना, ये कर दिया। अब क्या है ये देखो, ये जो है ना एफ डे जेड, उसके लिए हम एक इनइक्वालिटी का काम में लेते हैं, इसमें डेल u बाई डेल एक्स में x की जगह z लगाना है, y की जगह 0। दूसरा फाइव 2 जेड कोमा 0 में जो डेल यू बाई डेल वाई है उसमें x की जगह z लगाना, y की जगह 0, ये फाइव 2 जेड कोमा 0 आएगा, एफ डेस हटाना, इंटीग्रेशन करेंगे एफ डेस आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला ऐसे ध्यान रखना। दूसरा ये फॉर्मूला ये वाला, अब इसी को मैं एफ डेस जेड को हमारे पास में इसको अगर मैं ऐसे लिखूं डेल वी बाई डेल वाई प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स, हाँ जी, डेल वी बाई डेल वाई को मैं क्या करूंगा, साई 1 जेड कोमा 0, एक्स की जगह जेड, वाई की जगह 0, साई 1 जेड कोमा 0। यहां पर डेल वी बाई डेल एक्स है, तो डेल वी बाई डेल एक्स में एक्स की जगह जेड, वाई की जगह 0, साई 2 जेड कोमा 0 प्लस आयोटा, इंटीग्रेशन कर दो, ये होता है मिलने थॉमसन। तो तुम है ना कंफ्यूज मत हो जाना, याद कैसे रखना मैंने बता दिया, ये याद है तुम जब चाहो तब बना सकते हो सेकंड्सों में, ये है। अच्छा ठीक है, तो वो पूछ लेगी फाइव 1 क्या है, फाइव 2 क्या है, फाइव 1 इसमें जेड की मतलब एक्स की जगह जेड, वाई की जगह 0, फाइव 2 इसमें एक्स की जगह जेड, वाई की जगह 0, सब में यही करना है, ठीक है। तो हमारा यहां पर दोनों ही फॉर्मूले आ जाएंगे, हमको कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन, है ना।
और ग्रेजुएशन हमारे लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है। सच में आप क्लासेस को पूरी देखिए, है ना, और आखिरी तक देखिए, और एक बार दो बार जितना आपको समय मिल पा रहा है पेंडिंग मत रखिए। पेंडिंग रखने से क्या है कि चीजें सारी की, जैसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहा है, पहले वाला नहीं पढ़ा, तो वो साथ के साथ ये क्लासेस साथ के साथ, और डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे जैसे समय मिल पा रहा है वैसे देखिए, है ना। अपने को जितना हो सके उतना टाइम देना है। मैं कह रहा हूं बहुत कम टाइम में ग्रेजुएशन बहुत अच्छा स्कोर कराएगा, और हमारे सिलेक्शन होने नहीं होने में इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। सच बता रहा हूं, 11th 12th बहुत करते हैं, सब हो जाता है, इतना मीटर है, फिर भी वहां पर होता है, वहां पर भी तुमको ये तरीके नहीं आते, है ना। वहां पर भी जो मेरे तरीके, अब समय नहीं है अपने पास इतना, बाकी वहां भी क्वेश्चन हो जाते हैं, एक एक मिनट में क्वेश्चन, आधे आधे मतलब 40 सेकंड 50 सेकंड में क्वेश्चन बनते हैं, है ना। बस वही है कि अपनी अप्रोच अलग रखनी है ना। ये वाली जो ग्रेजुएशन है उसमें तो अपन तुमको बता ही रहे हैं, है ना, और तुमसे हो भी रहे होंगे, बड़ी बात। और मैं कह रहा हूं कि हो रहे होंगे, होने ही हैं, कहीं नहीं जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। बस तुम पढ़ते रहो और रोज पढ़ते रहो। बस मैं हर क्लास में यही कह रहा हूं कि रोज पढ़ो, रोज पढ़ो, 15 घंटे 16 घंटे 14 घंटे जितना हो पाए। कम खाओ, ज्यादा पढ़ो, पढ़ने से कोई नहीं मरता, सच बता रहा हूं, है ना। हर बार बताऊंगा, सेम लाइन बताऊंगा, सेम बात बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि जरूरी है ना। चलिए क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। मैंने जो यहां लिखा ना, dz/dw=0, वो याद रहना चाहिए बस, और कुछ नहीं। ऊपर क्या रेगुलर है नहीं है, वो सारी चीजें याद रहनी चाहिए। अब हम क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, देखना क्वेश्चंस उड़ाते हैं अपन एक एक करके। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज एनालिटिक ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। अच्छा हिंदी वाले घबराना मत, है ना, तुम बहुत ऐसे शिकायत कर देते हो सर यार, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इनमें से हिंदी लिख लेना इसकी, इनमें से कौन सा सम्मिश्र फलन विश्लेषिक फलन है सम्मिश्र समतल में, है ना। अपने पास आगे पीछे करने का होता है ना, तो मैंने जो बोला है फिर से पीछे कर लो भले। इनमें से कौन सा फलन विश्लेषिक फलन होता है सम्मिश्र तल में, ठीक है। हाँ, अब क्या है, मेरी हिंदी बहुत खराब है, मैं इसलिए नहीं लिखना चाहता हूं। और मैं बता दूं, मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूं। मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन 11th 12th इंग्लिश में अच्छा सा, मतलब पकड़, शब्द अच्छे पकड़ में आते हैं, है ना। विश्लेषिक मुझसे बोला भी पूरा नहीं जाता है, और लिखना तो मैं गलत ही लिखूंगा हिंदी में, तो है ना। तो थोड़ा सा ये है ना, अपने को एडजस्ट करना है। बाकी मैं हिंदी बोल रहा हूँ साथ के साथ, ठीक है। चलिए, अब वो करें, इनमें से कौन सा फलन जो एनालिटिक फंक्शन है। अब तुम इसको तुम कई बार गलती करते हो, देखते ही CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, देखते हैं, जहां नहीं हो रही वो नहीं होगा। अरे नजरे तो घुमाओ, कौन कौन है। अच्छा, आयोटा रियल पार्ट z है, मतलब ये आयोटा x है, ये इमेजिनरी पार्ट z, मतलब ये y है ओनली। ये क्या है, e की पावर mod z, e की पावर z नहीं है, mod z मतलब e की पावर √x² + y²। ये कौन है, z² - z, अपना फंक्शन है। और सर अपना कैसे, अरे पोलिनोमियल, तो अपना फंक्शन सब जगह एनालिटिक होता है। हाँ आंसर, CR इक्वेशन को चेक करूंगा मैं, जब मेरा अपना फंक्शन है, मुझे पता है वो क्या है, एनालिटिक होता है सब जगह। तो ये तीनों को मैं क्यों चेक करूंगा जब मेरा अपना फंक्शन ही मिली। एग्जाम का क्वेश्चन है, मैंने नहीं बनाया, ठीक है। हाँ आगे चलो, है ना। अब अगला क्वेश्चन, है ना, कितना आसान है, आधा मिनट ही नहीं लगा। अच्छा ठीक है, पढ़ा कौन सा, अरे अपना दिख गया आंसर, खत्म, आगे बढ़ो, है ना। ज्यादा सोचनी नहीं, एक ऑप्शन ट्रू है वो अपने को पता चल गया, बाकी एलिमिनेट करने का काम ही नहीं रहा। कई बार होता है ना। चलिए आगे आते हैं अपन। वो कह रहा है एट विच पॉइंट द फंक्शन f of z = 2 iota y इज एनालिटिक फंक्शन। हाँ, हिंदी में क्या है कि किस पॉइंट पर, किस बिंदु पर जो फलन है f of z = 2 iota y वो एनालिटिक होगा, है ना। अब उसके लिए क्या है हमारे पास, यहां पर ये क्या आ रहा है, रियल पार्ट आ रहा है ना, सॉरी इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। अब मैं इसको ऑप्शन को वैसे बता दूं, जहां पर हमको रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट में से कोई एक भी नहीं होना, तो वो एनालिटिक कहीं नहीं होता है। क्यों नहीं, क्योंकि देखो क्या है, जैसे ये है ना, जैसे बताते हैं, इसका u जो है ना, रियल पार्ट वो तो 0, और v जो इमेजिनरी पार्ट है 2y है।
अब यू एक्स यू वाई 0, वी एक्स 0 और वी वाई है हमारे पास 2। सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है क्या? कहीं नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि यू एक्स इक्वल टू वी वाई चाहिए, तो इसका मतलब कहीं पर नहीं है। फिर से ध्यान रखना, जिसमें ओनली रियल पार्ट आ रहा है, ओनली इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, वो कहीं पर एनालिटिक नहीं होगा। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना। और ये तो ओनली वाई है, ये क्या है? e की पावर मोड जेड, मतलब e की पावर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आयोटा ही नहीं रहा, ओनली रियल पार्ट है, तो उससे भी हम इन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। एक नया तरीका है ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए अपन। z इक्वल टू e की पावर माइनस वी माइनस कोस यू प्लस आयोटा साइन यू, और w इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी दे रखा है, और w इक्वल टू एफ ऑफ जेड कहाँ एनालिटिक नहीं है वो पूछ रहा है। अच्छा देखो, z इक्वल टू u और v का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? u और v का। z इक्वल टू ये u और v का फंक्शन अपने को दिख गया। इसका मतलब अब अपने को क्या है कि ये पूछ रहा है कि w इक्वल टू एफ ऑफ जेड, जो अपने नोट लगाया था वही। z इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ w दे रखा है, u और v में रिलेशन, और अपने को किसके लिए पूछ रहा है? w इक्वल टू एफ ऑफ जेड के लिए पूछ रहा है कि कहां एनालिटिक नहीं होगा। तो क्या करना है? इसका w के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, मतलब u के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है ना, वो जीरो करना है। तो अपन क्या करेंगे, यहां से ये जरूर करना पड़ेगा, dz बाई dw, तो ये हो जाएगा u के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये तो ऐसे ही, हाँ जी, कोस u है ना, कोस u का क्या होगा यहां से? साइन u प्लस आयोटा साइन यू का कोस यू, है ना। अच्छा अब ये आ गया सर, ये कौन है? dz बाई dw। कैसे निकाला? u के रेस्पेक्ट में पार्शियल। हो गया क्वेश्चन। मैं ये कह रहा था, ये क्वेश्चन अब तक नहीं पूछा गया है, अब तक, है ना। तो वही जो क्वेश्चन अब तक नहीं पूछा, इंपॉर्टेंट है, बचता आ रहा है, तो 2026 फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड किसी में मिल सकता है, ठीक है। चलिए क्या है, अब मैं अगर यहां से आयोटा बाहर ले लूं, आयोटा या माइनस आयोटा बाहर ले लूं, क्या ले लूं? माइनस आयोटा, तो क्या होगा यहां से? माइनस कोस यू और माइनस 1 अपॉन आयोटा साइन यू, और ये जो है और e की पावर माइनस वी पहले ही, माइनस 1 अपॉन आयोटा मतलब प्लस आयोटा, ये तो z बन गया। तो ये जीरो कहां होगा? z इक्वल टू जीरो पर। तो आंसर क्या है? z इक्वल टू जीरो। आया समझ में, है ना। फिर से देखो, ये था सीधा u के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, ये मिला, और यहां से मुझे z बनाना है। किस टर्म बनानी? z बनानी है, कैसे भी करके। तो z बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, यहां से ये जो था ना, हाँ, उसमें से माइनस आयोटा बाहर ले, तो क्योंकि साइन और कोस ही था, आयोटा का ही तो फर्क है। z में यहाँ क्या माइनस कोस है, यहाँ आयोटा कॉमन लेंगे तो प्लस कोस रहेगा। तो क्या किया, माइनस कोस बाहर, माइनस आयोटा ले लिया, तो माइनस कोस यू माइनस 1 अपॉन आयोटा और माइनस 1 अपॉन आयोटा प्लस आयोटा, कंफर्म। z इक्वल टू जीरो। आया समझ में। ये क्या निकाला? dz बाई dw निकाला। dz बाई dw मतलब हमने पहले भी लिखा, z का u का रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, है ना। कैसे कैसे क्वेश्चन, ये तो नहीं पूछा हुआ था। अब जो है अपन करेंगे वो पहले पूछे हुए हैं, और उनके क्वेश्चंस करने के क्या क्या शानदार तरीके हैं वो देखना अब अपने पास, है ना। पहले मैं दो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उठाता हूँ, शानदार, ये और ये दोनों, ठीक है। फिर उस पर आते हैं अपन, ठीक है। उस टाइप के दो क्वेश्चन है, दोनों अपन लेंगे, बात करेंगे उनके ऊपर। चलिए पहला, ये एपी असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन है ना। मैं ये लिखना भूल गया यार कि कौन सा एग्जाम में आया हुआ है ना। चलिए, u इक्वल टू साइन 2x अपॉन कोस हाइपरबोलिक 2y प्लस कोस 2x, देन एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड u प्लस आयोटा v क्या है। अब तुमको देखो, ये जो था ना मिलने थॉमसन, वो कहाँ आता है? u पता है तो v मतलब एफ ऑफ जेड निकाल सकते हैं, ओनली v पता है तब भी एफ ऑफ जेड निकाल सकते हैं। तो कई बार तुम्हारे मन में आता होगा इसको कि मिलने थॉमसन मेथड से कर लें, है ना। एग्जाम में टाइम लगता है यार, बहुत टाइम लगता है। अब सुनना अपना तरीका नया शानदार, क्या है कि भाई तुमको u दे रखा है, रियल पार्ट दे रखा है। क्या दे रखा है? एफ ऑफ जेड का रियल पार्ट दे रखा है। अच्छा, और ये एफ ऑफ जेड दे रखे,
तो तुम रियल पार्ट कैसे निकालोगे? y को जीरो करके, y को जीरो करके, y को जीरो करने पर, y को जीरो करने पर ये इनमें से जो रियल पार्ट आएगा, जो इसका रियल सेम आएगा। अच्छा, यहां y को जीरो करेंगे तो cos x बनेगा, मतलब cosec x बनेगा, ये cot x बनेगा, ये sec x बनेगा, ये tan x बनेगा। y जीरो होगा ना, z मतलब x प्लस आयोटा y, y को जीरो कर दो तो क्या मिला? tan x। मतलब ये है कि इसमें अगर y जीरो करूं तो इन चारों में से एक बनेगा, खत्म, वही ऑप्शन है। अगर इसमें y जीरो करता हूं तो ये मिलेगा sin 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x, cos 2x मतलब 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल 2 sin x cos x, 2 से 2 कैंसिल, cos से cos कैंसिल, tan x tan z। अरे 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 ये क्या कर दिया? हाँ कितने लाइन हो गए, है ना? फिर से सुनो आराम से, शांति से। अगर हमको यही f ऑफ z आना है और ये कह रहा है कि ये जो f ऑफ z है इनमें से एक का रियल पार्ट ये है, ठीक है, अच्छी बात है। तो भाई हमारा जो रियल पार्ट होता है ना, उसमें भाई ये फंक्शन जो भी आएगा, रियल पार्ट मतलब क्या भाई, ये हमारे पास tan x प्लस आयोटा y है ना। तो भाई इसमें अगर हमारे पास y जीरो करूं u में और इनमें y जीरो करूं, बराबर कौन आ रहा है? तो y जीरो किया तो यहां से cos हाइपरबोलिक 0 1 होता है, sin 2x 1 प्लस cos 2x, फॉर्मूला ये ठक लिखा, अच्छा ठीक है, 2 cos स्क्वायर x, ये 2 से 2 गया है ना, फिर cos x से cos x अपन cos x tan x, तो टेंजेंट वो करेगा, वो एग्जाम में विश्वास करना होता है ऐसी चीजों पे। और अब तुम चाहो नहीं सर मैं मिलने थॉमसन से निकालो, निकालो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमको कई बार ऐसी चीजें करनी होती है, हम ऐसे टाइप के और क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखना, ये भी शानदार तरीके से उड़ाते हैं। तुम कहोगे यार सर क्या बात कर रहे हो यार, ऐसे क्वेश्चंस थोड़ी होते हैं यार, है ना, हम तो अभी तक पता नहीं क्या क्या लगाते आए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है ना, वो उन दोनों पे आते हैं अपन। पहले ये देखो, मुझे तुमको ना थोड़ा और मजा देना है, देखना। तुम कहोगे देखो, तुम खुद सोचना अब क्या है, u x कोमा y है हाफ log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन v पूछ रहा है, f ऑफ z नहीं पूछ रहा, u पूछ रहा है v देके। अब बताओ तुम्हारा पता है क्या तरीका होगा, मैं बताता हूँ पुराना तरीका। तुम या तो क्या करोगे कि उनका CR इक्वेशन सेटिस्फाई करा के करोगे, ठीक है, एक तरीका बिल्कुल है ना। पर कुछ कुछ फंक्शन अपने जानने पहचानने होते हैं, है ना। मैं कह रहा था कि भाई हमारे पास log z जो है वो क्या था, log z, बस इतना बता दो। log z क्या था, log r प्लस आयोटा, है ना, 2n पाई प्लस थीटा, है ना। और प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं log r प्लस आयोटा थीटा। r मतलब log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट मतलब हाफ। अरे ये तो थीटा चाहिए, ये देखो ये u दिया, ये थीटा चाहिए, तो tan इनवर्स y बाई x हो गया, सवाल हो गया, है ना। क्या चाहिए, ये एग्जाम का क्वेश्चन है ना, दोनों ही एपी के क्वेश्चन है। क्या है देखो ना यार, वो ये तो अपना जाना, वही है कि मैंने कहा ना कि तुम फंक्शन पढ़ाते वक्त मैंने कहा था तुम इनको ध्यान रखना, ये हमारे क्वेश्चंस करा देंगे। तुमको लगा फंक्शन से क्वेश्चन क्या पूछेंगे, पर वो वहां से क्वेश्चंस करा देते हैं यार। ये हमने देखा था, log r, log रूट r मतलब क्या, रूट है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और log में रूट है मतलब हाफ आगे आ जाएगा, तो हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2n पाई प्रिंसिपल वैल्यू के लिए कॉन्सेप्ट आता है, तो वहां से वो 2n पाई की ओनली थीटा भी लिख सकते हैं। वो थीटा आ रहा है, थीटा मतलब tan इनवर्स y बाई x, बच गया ना तो हमने क्या लगा, ना तो मिलने थॉमसन लगाया, उसकी जरूरत भी नहीं थी मिलने थॉमसन की। तो यहाँ पे हम एक इसका तरीका, बाकी तुम लोग क्या करते हो पता है, जब तुमको एक तरीका तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई कराने, हमने करा ही क्या, u का इसका x का रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, इनमें से वैसे एक बिल्कुल वहां से भी जा सकते हैं, है ना, हमको जरूरत पड़ेगी तो हम वहां से भी जाएंगे। क्या है देखो, वहां से भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं बहुत जल्दी। कैसे, अब जैसे सुनना कि सर इसका मैं x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा, 1/2 अपॉन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा,
तो अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वी का हमको y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कौन सा देगा, ये तो नहीं देगा। और cos इनवर्स भी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आगे माइनस आएगा, मतलब ये भी नहीं देगा, ये देगा ओनली। तो ये ऑप्शन है, वहां से भी जा सकते हैं, दोनों तरीके, है ना। मैं अपना फंक्शन बनाया तो इसलिए मुझे वो ध्यान आ गया, तो ये और ये भी कर सकते हैं। CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और वो मन में किया मैंने, ऐसा नहीं कि पेन चलाया डेल u बाई डेल x इक्वल टू ये, अरे नहीं, अपने को पता है ना अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा। सोचो किस में बन रहा है, इसमें नहीं बनेगा, इसमें नहीं बनेगा, इसमें नहीं बनेगा, इसमें बनेगा। आंसर यही तरीका काम में लेना है। तुम गलती यही करते हो, सर हमारे पास टाइम नहीं मिलता है, वो इसी वजह से नहीं मिलता, तुम जबरदस्ती लिखते हो डेल u बाई डेल x इक्वल टू अपॉन एक्स अपॉन 2 है 2x, ये भी लिखोगे तो x बराबर एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारा यहां से यहां तक लिखने का समय तो गया ना, तो फिर ये समय खाएगा आगे तुम्हारा, वहां से भाई वही समस्या है ना हमको। तो ये लिखने से बचना है, ये प्रैक्टिस अपने को बनानी है अपने आप में कि हाँ ठीक है, हमको पूरा थोड़ी चाहिए, हमको पता है कि अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहां से बन सकता है, पहले वो तो देखें। तो ये पता चल रहा हो इससे अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जीवन में नहीं बन सकता, पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर, मतलब डिफरेंशिएशन वही इसमें नहीं बन सकता, क्योंकि लॉग में 1/y/x कहीं पर भी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं बन सकता, cos इनवर्स आ रहा है 1, है ना। ये तुमको नहीं भी याद आ रहा कोई बात नहीं, बट याद हो तो मैं बता रहा हूं बहुत जगह हमारे फंक्शन जो तुमको याद है ना, अपने आप तुमको रियल पार्ट देके अरे यार ये तो वो है हमारा, याद आ जाएगा। बस वो फंक्शंस ढंग से ध्यान रखना, बाकी तुम CR इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। चलिए अब हमारे पास 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं और हम उन पर आते हैं, और दोनों ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, है ना। विजिबल है क्या, थोड़ा कम है ना, मैं वापस लिख देता हूं इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। पहला जी यहां लिखा ना z इक्वल टू साइन u कोस हाइपरबोलिक v प्लस आयोटा कोस u साइन हाइपरबोलिक v, है ना, ये z दे रखा। और फिर अपने को क्या पूछ रहा है वो कि w इक्वल टू u प्लस आयोटा v है, और तो w इक्वल टू f ऑफ z जो है वो एनालिटिक नहीं है, कहां पर, फिर से वही काम, z दे रखा है u और v में, मतलब z इक्वल टू कैपिटल f ऑफ w गिवन है, कैपिटल f ऑफ w गिवन है, और हमको ये कह के w इक्वल टू f ऑफ z के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब जो हमने नोट लगाया था उसी पे क्वेश्चन है। अब अपने को क्या करना चाहिए यहाँ पे, वही, अब सुनो, इसका हमको डेल z बाई डेल जो है u के रेस्पेक्ट में बात, तो कोस u कोस हाइपरबोलिक v प्लस आयोटा कोस u का साइन u, है ना, साइन हाइपरबोलिक v, ठीक है। ये हमारे पास क्या मिल रहा है dz बाई dw, है ना। तो अब देखो यहां पर हमारे पास पहले तो ये हो रहा था, सेट हो रहा था, अब तुमको दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना घटाना ये तुम्हारी मर्जी। देखो इस टाइप में 2 ही चीजें बनेगी, स्क्वायर जोड़ेंगे घटाएंगे क्या बनेगा, उसके लिए अपने को हमको कोस वाला रिलेशन तो पता है, हाइपरबोलिक में क्या होता है कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1, है ना, क्या ये 1 होता है। तो अब, है ना, तो अब क्या है अपने को दोनों का स्क्वायर करेंगे, तो हम यहां से पता करेंगे, देखो स्क्वायर में से क्या आएगा, अब जल्दी कैसे लिखना है ना, तो इस दोनों का स्क्वायर में इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर और यहां भी कोस हाइपरबोलिक, तो दोनों का स्क्वायर करके कुल मिला के कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर भी बन जाएगा। फिर इन दोनों का स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे, है ना, मैं जेड स्क्वायर और इन दोनों में प्लस करके देख रहा हूं, है ना। फिर इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर क्या मिलेगा कोस स्क्वायर और साइन हाइपरबोलिक, तो यार प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, है ना v, ठीक है। और फिर अगर इसका 2 आयोटा ये, अब देखो ये दोनों को प्लस करने से तो नहीं बन रहा, है ना, प्लस करने से नहीं बन रहा है, dz बाई dx का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर u प्लस साइन स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर। अच्छा आयोटा स्क्वायर तो माइनस देगा ना यार, मैं क्या कंफ्यूज हो रहा हूं, ठीक है, आयोटा स्क्वायर कितना देगा -1 देगा,
है ना, आइटा स्क्वायर -1 देगा। कैसे देगा, यहां से देखो, देखिए ये हमारे पास जो है यहां से ये जो है ना इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर साथ में आ जाएगा। मैं जेड स्क्वायर प्लस डी जेड बाई डी डब्ल्यू का होल स्क्वायर करना चाह रहा हूं, तो क्या होगा, इसका स्क्वायर में ये स्क्वायर प्लस 2 आयोटा इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इसका स्क्वायर, ठीक, इसमें क्या आएगा, इसका स्क्वायर। तो दोनों को अगर मैं जोड़ू यहां पे तो हमारे पास क्या बनेगा, साइन यू कोस यू का तो साइन स्क्वायर यू कोस स्क्वायर यू, और कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर बाहर निकल गए, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर बच जाएगा और वो 1 हो जाएगा। सेम इन दोनों में से क्या होगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और यहां साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1। तो डी जेड बाई डी डब्ल्यू का जो होल स्क्वायर है वो 1 माइनस जेड स्क्वायर, तो ये जो है 0 कहां होगा, जेड इक्वल टू प्लस माइनस 1 पर। क्वेश्चन बन गया जेड इक्वल टू प्लस माइनस 1 पर, ठीक है। हाँ, अब अगला ये क्वेश्चन है ना, ये दोनों पूछे, सेम ऑप्शन है, दोनों पूछे जाते रहे। तो यहां अगर मैं लिखूंगा डी जेड बाई डी डब्ल्यू जो है वो देखो, ये कोस हाइपरबोलिक यू कोस वी प्लस आयोटा कोस हाइपरबोलिक वी का साइन हाइपरबोलिक यू और साइन वी, ठीक है। और जेड जो है हमारे पास वो है साइन हाइपरबोलिक यू कोस वी प्लस आयोटा साइन हाइपरबोलिक यू साइन वी। देखो बहुत से लोग इन चीजों को रटा देते हैं कि रट लो तुम, तो एक जगह प्लस माइनस 1 आएगा, एक जगह प्लस माइनस आयोटा आएगा। अबे कंफ्यूज हो जाएंगे, रटना क्यों भाई, हमको पता है ये दोनों मिले, दोनों का स्क्वायर किया, अब जोड़ेंगे, अगर दोनों बीच में प्लस और माइनस है, यहां प्लस है यहां माइनस है, तो क्या होगा भाई, प्लस और माइनस से हमारे पास वो 2ab वाला कैंसिल हो जाएगा, और दोनों जगह प्लस है तो इधर भी प्लस 2ab वाला आएगा, इधर भी प्लस 2ab वाला आएगा, कैंसिल ही नहीं होगा, तो उसके लिए माइनस करना पड़ेगा। जैसे यहां पर, यहां देखो, देखें हमारे पास दोनों ही क्या आ रहे हैं, है ना, प्लस में आ रहे हैं, तो सेम चीज आएगी। जैसे मैं यहां होल स्क्वायर करूंगा तो यहां क्या मिलेगा, कोस स्क्वायर भी मिलेगा, है ना, सेम। पर यहां साइन हाइपरबोलिक यू और कोस हाइपरबोलिक यू 1 कराने के लिए दोनों का माइनस चाहिए, और साथ के साथ बीच में प्लस भी है, तो 2 आयोटा, यहां 2 इंटू ये, यहां भी 2 इंटू ये प्लस में, तो माइनस कराएंगे तभी कैंसिल होगा। तो इसका मतलब हमको डी जेड बाई डी डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, है ना, करने पर 1 मिलेगा कुछ, तो यहां से 1 प्लस जेड स्क्वायर बनेगा, और ये 0 कहां होगा, जेड इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा पे, तो इसके लिए हमारे पास जेड इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा वाला। रटना नहीं है बस कि इसका तो ये आ जाएगा, इसका है, अरे क्यों रटे हैं, है ना, जब हम क्वेश्चन यहां से बड़ी आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे, ये कहां रखे, हाँ ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चंस बन रहे हैं, है ना, ये ऐसे क्वेश्चंस बने हैं जो बहुत लोगों ने रटा दिया, हमने नहीं, हम बस आइडिया लगा देंगे। अच्छा, दोनों वैसे तुम सोचो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है ना, तो कल को वैसे ही अच्छा ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो हट जाएगा, तो इधर प्लस जेड स्क्वायर इधर आएगा, तो अच्छा जेड इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। तुमने एक बार सोल्व कर लिया ना इसको, बिना रटे भी तुम इसको बहुत जल्दी कर सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने तुमको करके बताया, इसलिए थोड़ा सा 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगे, बाकी नहीं लगना है, ठीक है। तो यहां तक अपन ने कर लिया। एनालिटिक फंक्शन के ऊपर भी कुछ चीजें और रही है, कुछ पुराने क्वेश्चंस और रहे हैं, हम वो भी लेके आएंगे अगली क्लास में, और वहां तक ना एनालिटिक फंक्शन अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो अच्छे से रिवीजन करिए, सारी चीजों को बहुत ध्यान से देखिए, मैं कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहा हूं वो सारी तरीके देखिए, और हमारे पास जो नॉलेज है उसको हम काम में ले रहे हैं, बस इतनी सी बात है। और कैसे काम में लेते हैं ये मैं सिखा रहा हूं, है ना, उनको ज्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे हैं कि बहुत और भयंकर काम, ये इतना सा काम भाई करते कैसे हैं, बस ये हो पा रहा तुमसे, क्वेश्चंस बन रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एपी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सबके क्वेश्चंस करने हैं जो अपने सिलेबस में हैं वो। और तुम कई बार होता है सर हमारे पास सीट्स है, हम सीट से करें, नहीं, तुम पेपर से करो, तो क्योंकि तुमको वो दिखेगा जब तुम पेपर निकालोगे ना, क्या होगा कि इसके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन होगा,
तुमने पढ़ लिया, तुमने अच्छा देख लूँ इसको कैसे कर दे, हाँ ठीक है हो जाएगा, किया हुआ है तो। नहीं किया हो तुमको, अच्छा यार ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है ना, कोई वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चन साथ में है, आसपास है, तो वो क्वेश्चन भी नजरी जाती है उनके ऊपर, तो फायदा मिलता है अपने को। इसलिए हमेशा जो पुराने पेपर्स हैं उनसे क्वेश्चंस देखिए, उनको साथ रखिए, वह फीलिंग आती है, कॉन्फिडेंस आता है, अरे यार ये पेपर में आया था, ये मैंने कर लिया, वहां से कॉन्फिडेंस मिलता है। तुम सीट्स लगाते हो तो सीट से ये दिक्कत आती है, हाँ ठीक है ये हो गया, बट जब पेपर से, मैं खुद को अपने को लगता था हाँ यार पेपर से करता है तो मजा आता है, तो सेम चीज तुम्हारे लिए कर पाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी वही लगातार पढ़िए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताइए हमको कि कैसा लग रहा है। और बहुत जल्दी अपन एक पोल और डालेंगे जहाँ पर अपन, है ना, वैसे तो कोशिश रहेगी कि चलो वेक्टर कैलकुलस पिछले पोल में डाला तो अगली क्लास वेक्टर कैलकुलस की रखें, फिर भी एक बार आप लोगों की सहमति हो जाएगी फिर अपन काम करेंगे, ठीक है। तो अगली 2-3 क्लास या ज़्यादा से ज़्यादा 4, है ना, ये क्लास के बाद 3 क्लास कन्फर्मल और जो हमारे पास बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा अपन उसकी 2 या 3 क्लास है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्लास, 7 क्लास की जो मैंने पहले बोला था, तो 7 से ज़्यादा मैक्सिमम 8 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। चलिए अपन मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए लगातार, है ना, और क्लासेस पूरी देखिए और एक बार 2 बार जितना आपको टाइम मिल रहा है वो देखिए, एक बार तो आराम से और एक की स्पीड पे देखनी है। हम बहुत कम टाइम में बहुत कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो तुम जल्दबाजी के चक्कर में ये गलती ना कर जाओ। बस जो सिखा रहे हैं बहुत शांति से, मैं बहुत कुछ बता रहा हूँ, बस वो तुमको ध्यान रह जाए, उसके लिए आराम से धीरे धीरे क्लासेस देखिए, ठीक है। चलिए अपन मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।